नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज यह जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित रहेंगे, जिससे हम पूरे के पूरे जीके और जीएस को कंप्लीट करेंगे, ताकि आगे आने वाले आपके एमटीएस और जीडी के एग्ज़ाम के लिए जीके पूरी तरह से कंप्लीट तैयार की जा सके। तो हमारा टारगेट रहेगा आपको 20 में से कम 17 या 18 क्वेश्चन ज़रूर कवर करा सकें, ताकि आपके एमटीएस और जीडी में अच्छा स्कोर बन सके। तो इसी को नज़र रखते हुए आज से हमने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सरकारी गेस्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड व टांका का उपयोग किया जाता है? यानी कुंड व टांका यह एक जल संचयन की प्रणाली होती है, और इसका उपयोग कौन से राज्य में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है पंजाब में, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान में कुंड व टांका जल संचयन योजना का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच के बारे में संबंध की बात करें तो उनके बीच क्या संबंध है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रतिलोम, दूसरा ऑप्शन है समानुपातिक, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यय, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इन दोनों के बीच प्रतिलोम का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिलोम। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? यानी जब जल के अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है विस्थापन की अभिक्रिया, दूसरा है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है अपघटन, और चौथा ऑप्शन है संयोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तब उनके बीच अपघटन की अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जब जल में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो मुख्य रूप से अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट को भी आप देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद जी नृत्यालय की बात करें तो यह कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आसाम में, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर में, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड में, और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा में। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गोविंद जी नृत्यालय, जो कि मणिपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर में। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो पूछा है, प्रधानमंत्री के द्वारा कौन से राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो यह इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें पूछा है कौन सी स्थिति जिसे पीलिया यानी इकेटस रस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है। यानी पूछा है पीलिया रोग किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है जॉन्डिस, दूसरा ऑप्शन है एक्जिमा, तीसरा ऑप्शन है एक्इथियोसिस, चौथा ऑप्शन है पेम्फिगस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉन्डिस के द्वारा पीलिया रोग होता है जिससे आपकी त्वचा पीली व आंखें सफ़ेद हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। यानी पूछा है कौन से क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सूर्यसेन, दूसरा ऑप्शन है रास बिहारी बोस, तीसरा ऑप्शन है बादल गुप्ता और चौथा ऑप्शन है हेमू कालिनी के समय। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सूर्यसेन के क्रांतिकारी नेतृत्व के द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूर्यसेन के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा है महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था। तो 2023 के WPL की बात करें तो यह कहाँ पर खेला गया था उद्घाटन मैच। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है चेन्नई में खेला गया था, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता में और चौथा ऑप्शन है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, मुंबई में WPL का पहला उद्घाटन मैच जो कि 2023 में हुआ था, तो वह मुंबई में खेला गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले एक प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकता के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई थी। यानी पूछा है कि अनुच्छेद 41 के अनुसार कौन से राज्य ने नागरिकों के कल्याण के लिए एक मसौदा नीति बनाई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से प्रत्येक ऑप्शन पर बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु के द्वारा और चौथा ऑप्शन है केरल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इस मसौदा नीति को तैयार किया गया था तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक मसौदा नीति जो कि अनुच्छेद 41 के अनुसार बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है, उनमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपके सामने 4 कथन दिए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो पहला है यह देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है यह सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, तो यह कथन भी सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन है ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, तो यह कथन गलत हो जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते हैं। वहीं चौथी की बात करें तो यह सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, तो चौथा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ऑप्शन 3 नंबर वाला कथन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश की गई थी। यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन और सेवाओं की शर्तों का जो कि संशोधन विधेयक 2021 में
लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से पहले ऑप्शन की बात करें तो यह 27 नवंबर 2021 को 27 सितंबर 2021 को। दूसरा ऑप्शन है 29 मार्च 2021 को। तीसरा ऑप्शन है 30 नवंबर 2021 को और चौथा ऑप्शन है 28 मार्च 2021 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 नवंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वेतन एवं उनकी सेवा शर्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2021 जो कि लोकसभा में पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर पूछा है हरित क्रांति को कौन सा शब्द सही ढंग से परिभाषित करता है। तो चलिए चारों ऑप्शनों पर बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें यह वन के योगदान में वृद्धि करने की एक नई रणनीति है। और दूसरा ऑप्शन है यह केवल हर्बल उत्पादकों का उपयोग करने की एक नई रणनीति है। तीसरा ऑप्शन है यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं चावल का उत्पादन करने में एक विशेष रणनीति है। और चौथा ऑप्शन है यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक रणनीति है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी यह मुख्य रूप से कृषि पर आधारित जैसे कि गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी जो कि हरित क्रांति का इसे नाम दिया गया था। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्तियों के बीच प्रयोग बाध्य एवं प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे ताकि उसका विस्तृत हो सके जो भारत सरकार को उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। तो यह कौन से अनुच्छेद में बात की गई है। तो आपके सामने 4 अनुच्छेद दिए हैं जिसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 257, दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 261, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 247 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 123। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुच्छेद 257 में यह बात की गई है कि कार्यकारी और संघकारी शक्तियों ऐसे ही राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का विस्तृत रूप होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है जिसमें पूछा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक रही है। यानी पूछा है कि महिला कार्यबल की भागीदारी कौन से राज्य में सबसे अधिक रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण की बात की गई है तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है 1307 व 1308 ईसा में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर हुआ था। तो पूछा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1307 और 1308 में दक्षिण भारत पर सबसे पहले कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है वारंगल पर, दूसरा ऑप्शन है मदुरा पर, तीसरा ऑप्शन है देवगिरी पर और चौथा ऑप्शन है द्वार समुद्रम पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1307 और 1308 में सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में
दर्शाया जा सकता है। पूछा है इनमें से कौन से प्राकृतिक रूप से कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र को, दूसरा ऑप्शन है वाहन को, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य को और चौथा ऑप्शन है वनस्पति को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पारिस्थितिक तंत्र को किसी भी प्राकृतिक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है टर्सरियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है 2 मेथाइल प्रोपेन, अगला ऑप्शन है 1 इथाइल प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है 1 मिथाइल प्रोपेन और चौथा ऑप्शन है 1 प्रोपिल प्रोपेन 3 ओल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ओल इसका सही जवाब हो जाएगा IUPAC नाम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में संरचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। तो पूछा है कि रुद्रदामन के द्वारा जो शिलालेख लिखा गया था जो कि संस्कृत भाषा में किया गया था, जिसे भारत का पहला राजकीय शिलालेख भी माना जाता है, तो वह कौन सा था। पहला है चिरांद, दूसरा है महरौली, तीसरा है गिरनार और चौथा है प्रयाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जिसे गिरनार जो कि जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, यह सुदर्शन झील के किनारे लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा है गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो गगन नारंग की बात करें तो इन्होंने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो पहला ऑप्शन है एथेंस 2004 में, दूसरा ऑप्शन है लंदन 2012 में और तीसरा ऑप्शन है रियो 2016 में और चौथा ऑप्शन है बीजिंग 2008 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2, लंदन 2012 में गगन नारंग के द्वारा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लंदन 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न नंबर 20 रहेगा। यहाँ पर प्रिंटिंग गलत हुई है, तो यह 20 के लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 के बारे में प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा है किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी पूछा है वर्ष 2020 में किस संगीत रचयिता जोड़ी को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है सलीम सुलेमान को, दूसरा ऑप्शन है सचिन गिरजर को और तीसरा ऑप्शन है आनंद मिलिंद को और चौथा ऑप्शन है जतिन और ललित को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको इसका जवाब होमवर्क यानी कमेंट में बताना है कि इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो उम्मीद है आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। अगर यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितने आंसर इसमें सही हो रहे थे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको होमवर्क में बताना है कि इसका जवाब क्या रहेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही होगा, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।